प्यारे बच्चों, मैं आशीष अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं विद्या क्लास में। बच्चों, आज हम 11वीं क्लास की फिजिक्स में लेक्चर नंबर 2 लेने वाले हैं, चैप्टर नंबर 3 का, समतल में गति यानी कि मोशन इन प्लेन लाइन। ठीक है, तो बच्चों जो आज का हमारा लेक्चर होगा, ये लेक्चर नंबर आपका 2 रहेगा। ठीक है, और ये क्लास 11वीं का जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो न्यू पैटर्न जा रहा है बच्चों, आपका नया साल जो आपका नया सत्र है 2023 और 24 के लिए बच्चों हम बात कर रहे हैं आपसे, तो इसके लिए आपका जो लेक्चर जा रहा है लेक्चर नंबर 2 जाएगा आज का। ठीक है, तो देखिए बच्चों, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे बच्चों दो सदिशों का अदिश गुणनफल किस तरीके से होता है, या इसको बोलते हैं बच्चों बिंदु गुणनफल बोल देते हैं इसको, या डॉट गुणनफल कह देते हैं, या स्केलर गुणनफल बोल देते हैं इसको, है ना। तो देखिए दो सदिशों का अदिश अथवा बिंदु गुणनफल। ठीक है, तो उसमें बच्चों कई बार क्या होता है, जो इसके इंग्लिश के नाम है आपके, जैसे स्केलर है ना, स्केलर प्रोडक्ट आपका लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, या डॉट लिखा हुआ है, तो इन दोनों को, स्केलर और डॉट को, वो हिंदी में भी लिख देता है। ठीक है, कि स्केलर या डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, डॉट गुणनफल क्या होता है, या स्केलर गुणनफल क्या होता है। ठीक है, तो मतलब एक ही होगा, या तो हम इसको बिंदु गुणनफल कह दें, या डॉट गुणनफल कह दें, या स्केलर गुणनफल कह दें, या अदिश गुणनफल कह दें, तो मतलब एक ही होगा। ठीक है, तो सिंपल इसमें है क्या कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल क्या होता है, कि जब दो सदिशों के अदिश गुणनफल को देखते हैं तो उसमें मतलब वैल्यू क्या निकल कर आती है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं फॉर्मूला, जैसे हमारे पास यहाँ पर बच्चों आ रहा है यहाँ पर ये वाला। ठीक है, इस तरीके से मैन आपके पास में फॉर्मूला आपको नजर आ रहा होगा, वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है कि बच्चों की दो वेक्टरों का है ना, दो वेक्टरों का स्केलर, देखो जैसे यहाँ पे अभी आपको बताया था कि मैंने, कि कई बार क्या होता है इंग्लिश के नाम को वो हिंदी में लिख के देते हैं स्केलर गुणनफल एक अदिश राशि होती है। ठीक है, अदिश राशि होती है, इसलिए इसमें परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की कोई आवश्यकता बच्चों उसमें नहीं होती है। जो उन दोनों वेक्टरों के परिमाणों तथा उनके बीच बने कोण की कोज्या, कोज्या मतलब जो भी कोण उनके बीच बनेगा बच्चों, जो भी कोण उनके बीच में बनेगा उसके पहले आपको कोस लगा लेना है। ठीक है, के गुणनफल के बराबर होता है। यदि दो वेक्टर आपके पास में, वेक्टर मान लो अगर आपके पास में वेक्टर ए और वेक्टर बी है, उनके बीच थीटा कोण बना हुआ हो, तो ए और बी के बीच का जो स्केलर गुणनफल होगा बच्चों, वो इस तरीके से निकल कर आएगा। अगर मान लो हम इसमें बात कर लेते हैं, तो जैसे हम यहाँ पे दिखा सकते हैं बच्चों आपके सामने, कि अगर आपके पास में मान लो कि कोई वेक्टर ए इस तरीके से है ये वाला, और ये वेक्टर बी जा रहा होगा इस तरीके से आपका, तो आप कह सकते हैं कि मान लो ये वेक्टर ए है और ये वाला वेक्टर आपके पास में बी है, दोनों के बीच में जो एंगल जा रहा है बच्चों थीटा जा रहा होगा, तो वेक्टर ए डॉट बी का जो स्केलर गुणनफल जाता है बच्चों, वो जाता है ये वेक्टर ए डॉट बी। यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे केवल बच्चों आपको डॉट नजर आएगा। ठीक है, ये डॉट नजर आ रहा होगा बच्चों, ध्यान देंगे यहाँ पे आपको डॉट ही लगाना है। ए डॉट बी बराबर आपका आ जाएगा बच्चों ए बी कॉस थीटा। अब ए क्या है, वेक्टर ए का परिमाण होगा, बी क्या है, यहाँ पे जो बी आपको नजर आ रहा है बच्चों, वेक्टर बी का परिमाण होगा, और थीटा क्या है, उन दोनों के बीच में बना हुआ कोण। ठीक है, हम यहाँ बच्चों यहाँ पर आगे देख लेते हैं। ये बच्चों वैसे आपका मेन फॉर्मूला है, इसको आपको बहुत अच्छे तरीके से देख लेना है, इस पे कई सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, है ना। तो जैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो हम करवाएंगे आपको, इस पूरे चैप्टर के जो लेक्चर, जितने भी लेक्चर होंगे, फाइनली आपको लास्ट तक हम आपको जितने क्वेश्चन आपके होम एग्जाम में पूछे जाने वाले होते हैं या होंगे, वो सारे क्वेश्चन आपको कवर अप करा देंगे। ठीक है, तो देखिए जहां पर वेक्टर ए और बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी के परिमाण है तथा ए बी कॉस थीटा अदिश गुणनफल होता है, चूंकि बी कॉस थीटा वेक्टर बी का वेक्टर ए, यानी कि जो वेक्टर ए है उसके साथ में जो बी कॉस थीटा आएगा आपका निकल के दिशा में घटक होता है, अतः दो वेक्टरों के स्केलर गुणनफल की, यानी कि जो आपका वेक्टर बी ए वाला, इस बी का जो निकालेंगे अगर घटक, तो एक घटक बच्चों आपका कुछ इस तरीके से जाएगा। अगर यहाँ पे आपको देखें तो एक घटक तो आपके सामने कुछ इस तरीके से जाएगा, और एक घटक चला जाएगा आपका इस तरीके से। ठीक है, तो इसमें जो आपका निकल के आता है बच्चों, ये वाला निकल कर आएगा बी साइन थीटा, यानी कि लंबवत घटक निकल कर आएगा, और ये वाला जो आपके सामने निकल के आता है वो आता है बी कॉस थीटा। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहा है आपसे कि बी कॉस थीटा जो वेक्टर बी का है ना, वेक्टर ए की दिशा में घटक होता है, जैसे चित्र में दिखा रखा है कि अगर वेक्टरों के गुणनफल के बराबर होता है। अतः परिभाषा दी बच्चों, दी जा सकती है इसकी नई परिभाषा, कि दो वेक्टरों का स्केलर गुणनफल किसी एक वेक्टर के परिमाण तथा दूसरे के वेक्टर के पहले वेक्टर की दिशा में घटक, यानी कि पहले वेक्टर की दिशा में जो घटक आपका आया बच्चों बी कॉस थीटा के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है,
तो इस तरीके से बच्चों हम इसको कर लेंगे। लेकिन मेन फॉर्मूला हमारा बच्चों यहाँ पर जाता है ए बी कॉस थीटा, सॉरी ए बी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। इसके ऊपर कुछ बच्चों इसकी प्रॉपर्टी है उसको भी देखेंगे। फिलहाल आगे चल लेते हैं, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल से ऐसा देख लेते हैं कि जिसमें यानी कि दो राशियां आपकी सदिश हो, लेकिन उनके गुणनफल से आपको जो राशि मिलती है वो एक अदिश राशि मिलती हो। तो जैसे बच्चों अगर यहाँ पे देखते हैं क्षमता हो या कार्य करने की जो दर होती है, जैसे हम यहाँ जानते हैं, एक तो पहला तो हमारा एग्जाम्पल यहाँ पर बच्चों यही निकल कर आता है कि जो W होता है यानी कि कार्य होता है बल गुना विस्थापन, है ना। बल कैसी राशि होती है बच्चों? सदिश राशि होती है। विस्थापन कैसी राशि होती है? सदिश राशि होती है। लेकिन दोनों के गुणनफल से क्या मिला? कार्य मिला। अब कार्य बच्चों कैसी राशि होती है बच्चों? अदिश राशि होती है। तो यहाँ पर यह लगता है कि जब दो सदिश राशियों के गुणनफल से प्राप्त राशि एक अदिश राशि होती है तो उस केस में उसको बोलते हैं बच्चों दो सदिशों का अदिश गुणनफल, ठीक है। क्षमता में देखें तो क्षमता में डी से बच्चों भाग कर लेंगे तो विस्थापन बटे समांतराल को बच्चों वी लिख लेंगे। तो यहाँ पे आपका देखिए फोर्स यानी कि बल जो है आपका वो एक सदिश राशि है, वे एक सदिश राशि है, लेकिन दोनों के गुणनफल से आपको शक्ति मिल जाती है यानी कि क्षमता मिल जाती है, कार्य करने की दर मिल जाती है, वो एक अदिश राशि हो जाएगी, है ना। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो शक्ति होती है बल तथा वेग का स्केलर गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं बच्चों नंबर 3 उदाहरण। ये नंबर 2 हो गया, है ना, ये नंबर 1 हो गया, नंबर 3 हो गया। देखिए किसी तल से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई, ये आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा बच्चों आपने, या अगर आपके याद आ रहा हो वहां पे आपने पढ़ा होगा कि चुंबकीय फ्लक्स जो होता है फाई बराबर बी ए कॉस थीटा पढ़ा होगा। अब थीटा जहां लग जाता है कॉस, तो इसका मतलब वहां पर वो बच्चों वेक्टर सॉरी स्केलर गुणनफल होता है। तो हम इसको बच्चों लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट ए, ठीक है। बी यहाँ पर बच्चों क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र यानी कि सदिश राशि होती है, और ए क्षेत्र तो सदिश यानी कि क्षेत्रफल बच्चों आपका सदिश राशि होती है जो दिशा बताता है ना। लेकिन दोनों के गुणनफल से बच्चों आपको क्या मिलता है? एक अदिश राशि मिलती है, ठीक है। तो बातें आपके समझ में आ पा रही हैं? मतलब क्या हमारा कि जब दो सदिश राशियों के गुणनफल से प्राप्त राशि एक अदिश राशि होती है तो उसे दो वेक्टरों का या दो सदिशों का अदिश गुणनफल कहते हैं, ठीक है। आपकी बात क्लियर हो पाई? जब दो सदिश राशियों के गुणनफल से प्राप्त राशि अदिश राशि होती है तो उसे दो सदिशों का अदिश गुणनफल कहते हैं, ठीक है। ऐसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपके पास J होगा धारा घनत्व एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, और वेक्टर ए एक एरिया जो आपका क्षेत्रफल सदिश है वो एक वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन दोनों के मल्टीपल से आपको धारा मिल जाती है जो एक अदिश राशि होती है, ठीक है। तो ये कुछ आपके एग्जाम्पल्स हैं, तो आपको ये याद रखने होंगे। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल उदाहरण सहित समझाइए। तो दो सदिशों की जो परिभाषा थी हमारी यहाँ पर बच्चों वो आप यहाँ लिख देंगे कि जैसे आपको यहाँ डायग्राम्स के माध्यम से समझा रखा है कि जब दो सदिश राशियों के गुणनफल से प्राप्त राशि अदिश राशि होती हो तो उसे सदिशों का अदिश गुणनफल कहते हैं। और ये बराबर किसके होता है? दो सदिशों का अदिश गुणनफल उन दोनों सदिशों के परिमाण यानी कि वेक्टर ए का परिमाण ए है ना, वेक्टर बी का परिमाण बी, दोनों वेक्टरों के परिमाणों के गुणनफल तथा उनके बीच बने कोण की कोज्या के गुणनफल के इक्वल होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो इसको इस प्रकार बताया जा सकता है। उदाहरण में आप लिख देंगे यहाँ पर जो बच्चों भी हमारे उदाहरण यहाँ पर आए निकल के वाले कि W बराबर एफ डॉट एस है ना, P बराबर W सॉरी वेक्टर एफ डॉट वेक्टर V आ जाएगा आपका, फाई बराबर वेक्टर बी डॉट ए आ जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ से बच्चों उसके उदाहरण लिख लेंगे, ठीक है। अब ध्यान देंगे बच्चों आगे, जैसे हम जानते हैं कि बच्चों हमारे पास फॉर्मूला निकल के आता है आपका वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा निकल के आता है। तो डिपेंड करता है, आप देखेंगे दो वेक्टरों का जो अदिश गुणनफल होता है बच्चों वो थीटा पे डिपेंड करता है ना कि कॉस की वैल्यू कितनी रहेगी, ठीक है, कॉस की वैल्यू कितनी रहेगी। और आपके याद होगा जो कॉस की टेबल होती है बच्चों उसमें जो मिनिमम वैल्यू होती है -1 होती है ना, और मैक्सिमम वैल्यू होती है +1, यानी कि कॉस के टेबल बच्चों -1 से लेके +1 तक के मान वेरी करते हैं, ठीक है। तो अब प्लस का मान कब होगा? जब थीटा की वैल्यू बच्चों जब भी आपके 90 डिग्री से कम होगी उस केस में आपका कॉस जो होगा पॉजिटिव होगा, है ना। तो देन उस केस में ए डॉट बी की वैल्यू बच्चों कैसी होगी? पॉजिटिव हो जाएगी, है ना। और जैसे ही बच्चों समकोण होगा, क्योंकि अब जानते हैं कि cos 90 की वैल्यू 0 होती है, जैसी थीटा की वैल्यू 90 के इक्वल हो जाएगी देन उस केस में ए डॉट बी की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, है ना। और तीसरा जो आपके पास में है कि अधिक कोण
यानी कि अगर आपकी वैल्यू थीटा की 90 डिग्री से ज्यादा होती है तो उस केस में कोस आपको हो जाएगा नेगेटिव, देन उस केस में आपका ए डॉट बी भी आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो अगर आपसे बोला जाता है कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल क्या ऋणात्मक हो सकता है, तो यस पॉसिबल है, ऋणात्मक हो सकता है। क्या दो सदिशों का अदिश गुणनफल 0 हो सकता है, 0 हो सकता है? यस हो सकता है। कब होगा? जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रहेगी। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर? अब इसके बच्चों कुछ प्रॉपर्टी है ना, इसके कुछ गुण है, यानी कि दो सदिशों का जो अदिश गुणनफल था उसके बच्चों उसके कुछ गुण है। पहला गुण क्या कहता है बच्चों आपसे? अदिश गुणनफल क्रम विनिमय होता है। क्रम विनिमय का मतलब होता है बच्चों कि यदि दो वेक्टरों का क्रम बदल दिया जाए तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। यानी कि अगर कहीं वेक्टर ए डॉट बी लिखा हुआ है तो उसको बच्चों हम वेक्टर बी डॉट ए भी लिख सकते हैं, उसको बच्चों हम वेक्टर बी डॉट ए भी लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है? मतलब ये बिल्कुल इस तरीके से अगर कहीं पर आपको लिखा मिल जाए 2 गुना 3, तो आप इसकी वैल्यू कितनी होती है? 6 होती है। तो क्या आप इसको 3 गुना 2 नहीं लिख सकते हैं? तब भी तो मान 6 ही निकल कर आएगा। यानी कि यदि आप क्रम को बदल दें, है ना, तो उसके मान में कोई परिवर्तन बच्चों नहीं आता है। बात क्लियर हो पाई? तो बच्चों ये पहली प्रॉपर्टी इसकी हो जाएगी। दूसरी प्रॉपर्टी बच्चों कहते हैं अदिश गुणनफल वितरित होता है। वितरित का मतलब आप इसको देखें यहाँ पे कि वेक्टर ए डॉट प्लस बी वेक्टर सी है, तो हम वेक्टर ए की मल्टीप्लिकेशन इसमें अलग से कर सकते हैं प्लस इसकी इसमें कर सकते हैं, तो देन उस केस में आपकी वैल्यू इस तरीके से निकल के आ जाएगी। तो भी मान बच्चों आपके ये दोनों इक्वल ही रहेंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। कई बार क्या होता है कि आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चंस में कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल उदाहरण से समझाइए तथा उसके कोई भी 4 गुण लिखिए। तो कोई भी 4 गुण में अगर आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है तो कम से कम 3 से 4 नंबर या 5 नंबर का क्वेश्चन आपका होम एग्जाम बच्चों बन जाता है। ठीक है, और इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जाते ही जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे चल लेते हैं। अब जैसे बच्चों हमारे सामने ये वाला आ गया, ये तीसरी प्रॉपर्टी होगी इसकी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इंपॉर्टेंट है कि दो परस्पर लंबवत सदिशों का अदिश गुणनफल 0 होता है। मतलब क्या है कि यदि आपके पास में, मैं आपसे कह रहा हूं कि वेक्टर ए लंब है वेक्टर बी पे, तो लंब का मतलब होगा बच्चों थीटा की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री, और ये कह रहा है 0 होता है। 0 कैसे हो जाएगा? क्योंकि लंबवत है तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी ना। तो देखिए उस केस में वेक्टर ए डॉट बी जब हम निकालते हैं बच्चों तो आपका आता है ए बी कॉस थीटा निकल कर आता है। चूंकि वेक्टर ए बी पर लंब है तो देन थीटा की वैल्यू कितनी रखी जानी है बच्चों? यहाँ पे थीटा की वैल्यू रखी जाएगी 90 डिग्री। और जैसे ही बच्चों मैं 90 डिग्री यहाँ पर वैल्यू पुट करता हूं तो देखिए क्या आ जाता है, ए बी कॉस 90 डिग्री, है ना। और आप जानते हैं कि कॉस 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0, तो देन उस केस में ए बी इंटू 0 रखी जाएगी। तो आपका फाइनली निकल के आ जाएगा वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो सिंपल सी बात आपको ये याद रखनी है कि यदि दो वेक्टर दूसरे के लंबवत हैं देन उस केस में दो वेक्टरों का अदिश गुणनफल, चूंकि अदिश में बच्चों ध्यान देंगे कोस आता है ना, और कोस 90 के लिए 0 होती है। अदिश गुणनफल कैसा होता है बच्चों? 0 होता है। तो ये बात आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों इसको कर पाएंगे। ठीक, ध्यान दें लंबवत सदिश के लिए। लेकिन बच्चों यदि आपसे बोला जाए कि दो वेक्टर दूसरे के समांतर हैं, पॉइंट नंबर 4 हो जाएगा आपका, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला भी बच्चों। ठीक है, अब अगर समांतर है मतलब क्या है? मतलब क्या है हमारा कि वेक्टर ए पैरेलल हो जाएगा वेक्टर बी के। जब समांतर होगा तो थीटा की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी? 0 डिग्री हो जाएगी। अब जानते हैं कि cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। तो हमने बताया कि दो समांतर सदिशों का अदिश गुणनफल उनके परिमाणों के गुणनफल के बराबर होता है। परिमाण, ठीक है, मतलब क्या हमारे कहने का कि वेक्टर ए डॉट बी बराबर जानते हैं बच्चों ए बी cos थीटा होता है। ठीक है, चूंकि दोनों वेक्टर दूसरे के बच्चों पैरेलल हैं। अब जब पैरेलल होंगे यानी समांतर होंगे तो उस केस में बच्चों ये तो ऐसे ही रहेगा।
और थीटा की वैल्यू बच्चों यहाँ कितनी रखी जाएगी, 0 डिग्री रखी जाएगी, 0 डिग्री है ना। और cos 0 की वैल्यू आप जानते हैं बच्चों क्या होती है, 1 होती है। तो ध्यान आपका आ जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी, ठीक है। अब ए क्या है बच्चों, यहाँ पे ए है आपका वेक्टर ए का परिमाण, बी क्या है यहाँ पे, वेक्टर बी का परिमाण, दोनों की गुना हो रही है। तो ध्यान दें, यदि दो वेक्टर एक दूसरे के समांतर हैं, यदि दो वेक्टर एक दूसरे के समांतर हैं, दोनों वेक्टरों का स्केलर गुणनफल या अदिश गुणनफल वेक्टरों के परिमाणों के गुणनफल यानी गुना हो रही है के बराबर होता है। बराबर के साइन लग रहा है ना, कि गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। अब उसके बाद आगे देखेंगे बच्चों कि किसी सदिश का उसी सदिश से गुणनफल यानी कि अदिश गुणनफल सदिश के परिमाण के वर्ग के बराबर होता है। मतलब क्या है कि सदिश ए का सदिश ए के साथ में, यानी कि अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि वेक्टर ए का स्केलर गुणनफल वेक्टर ए के साथ करूं तो वेक्टर का परिमाण ए आएगा, वेक्टर का परिमाण बी फिर ए आएगा, और दोनों के बीच में एंगल बच्चों जाएगा 0 डिग्री, चूंकि वेक्टर ए के ऊपर ही रहेगा। मतलब मेरा कहने का क्या है कि अगर आपके पास में कोई वेक्टर इस तरीके से है ये वाला, तो दूसरा वेक्टर भी बच्चों आपका इसी के जस्ट ऊपर रहेगा, है ना, इसके ऊपर। तो मतलब मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि ये वेक्टर ए है तो ये वाला वेक्टर आपका बी होगा, तो उसका इसी वेक्टर के ऊपर। अब इस वेक्टर के ऊपर है तो हम यहाँ पर बच्चों कह सकते हैं आपसे कि ये जो लाइन हमारी थी ये जस्ट इसके ऊपर चली जाएगी इस तरीके से, है ना। थोड़ा सा अंतर करने के लिए मैं गैप दिखा रखा है यहाँ पर, यानी कि आपको ग्रीन नजर आ रहा होगा यहाँ पर, तो वेक्टर ए होगा और रेड वाला आपका वेक्टर बी हो जाएगा, ठीक है। तो वेक्टर बी की जगह बच्चों क्या आएगा, वैसे तो वेक्टर बी की जगह आपका यहाँ पर भी ए ही आएगा, क्योंकि वेक्टर ए का हम ए के साथ निकाल लें ना। तो उस केस में आप देखेंगे यहाँ पे बच्चों ध्यान से, तो आप देखेंगे यहाँ पे कि cos 0 की वैल्यू यहाँ पे बच्चों बन जाएगा ए स्क्वायर इंटू 1 आ जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे कि वेक्टर ए डॉट ए आपका आ जाएगा बच्चों ए स्क्वायर। तो हमने बताया कि यदि किसी वेक्टर का उसी वेक्टर से स्केलर गुणनफल या बिंदु गुणनफल उस वेक्टर के परिमाण के वर्ग के बराबर होता है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से कर लेना है। अगला देखिए बच्चों, लंबकोणीय एकांक सदिश, ये कौन सा पॉइंट जाएगा बच्चों आपका, ये आपका 4 हो गया, ये 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, है ना, और ये बच्चों आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। तो लंबकोणीय एकांक वेक्टर, लंबकोणीय एकांक वेक्टर बच्चों कौन कौन से वाले आपके याद होगा, जैसे 3 एक्सिस आपके होते हैं बच्चों, ये वाला आपका हो गया एक्स एक्सिस, ये वाला बच्चों आपके पास हो गया वाई एक्सिस, है ना, और ये वाला जेड एक्सिस हो गया, ये वाला एक्स, ये वाला वाई, ये वाला बच्चों जेड, ठीक है। अब इस पे निरूपित करने के लिए जो आप वेक्टर का यूज करेंगे, यहाँ पे नॉर्मली हम यूज करते हैं आई कैप, यहाँ पे यूज करते हैं बच्चों जे कैप, और यहाँ पे यूज करते हैं के कैप। लंबकोणीय का मतलब होता है बच्चों कि एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बनाकर रखे हुए हैं, ठीक है। तो पहला जो इनमें संबंध होगा, अगर हम बच्चों बात करते हैं कि किसी वेक्टर को दूसरे वेक्टर के साथ, है ना, पहले तो इसको देख लीजिए, यदि वेक्टर आई डॉट आई है तो उसका मतलब क्या होगा, आई वेक्टर का मतलब होता है बच्चों, आई कैप अगर कहीं है आपका तो उसका मतलब होता है कि उसका परिमाण 1 होगा, और उसी वेक्टर को उसी वेक्टर से मतलब निकाल रहे हैं, तो उसका मतलब यहाँ पर अगर आप देखें तो उसको लिखेंगे बच्चों 1 इंटू 1 इंटू कॉस 0 डिग्री, है ना। अब cos 0 लिखेंगे तो 1 आ जाएगा, cos 0 की वैल्यू बच्चों 1 होती है, तो आप कुल मिला के देखें तो आई डॉट आई की वैल्यू आपकी 1 निकल के आ जाएगी। तो मोटा मोटा आपको बस यहाँ पर ये याद रखना है बच्चों कि अगर आई डॉट आई है तो उसकी वैल्यू 1 होगी, कहीं पर जे डॉट जे है तो उसकी वैल्यू भी बच्चों 1 होगी, और कहीं पर के डॉट के है तो उसकी वैल्यू भी 1 होगी। आपको इतनी बात याद रखनी है, ठीक है। दूसरा आपको ये याद रखना है बच्चों कि यदि यदि आप अगर इंटरचेंज कर देते हैं, यानी कि अगर मैं वी फॉर्म में बात करूं कि आई डॉट जे कैप कर देते हैं तो उसकी वैल्यू 1 जाएगी, उसकी वैल्यू 1 जाएगी, लेकिन कॉस, अब आई डॉट जे का मतलब होगा बच्चों कि आई डॉट जे के लिए आपको यहाँ पे देखेंगे तो थीटा की वैल्यू आपकी 90 डिग्री चली जाएगी, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 90 डिग्री, है ना। तो यहाँ पे 1 इंटू में 0 आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा आई डॉट जे कैप इजिकल टू 0। तो आपको मोटा मोटा ये याद रखना है कि आई डॉट जे कैप अगर कहीं है तो 0 होगा, यानी कि इंटरचेंज अगर है,
अब उसके बाद जे डॉट के कैप कहीं है तो भी 0 होगा, है ना, और के डॉट आई कैप है तो वो भी 0 होगा, ठीक है। और बाकी इनको हम इंटरचेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो पहला पॉइंट था वो ये कहता है कि यदि दो अदिश गुणनफल हैं तो उनको हम क्रम विनिमय कर सकते हैं, कि ए डॉट बी की जगह बी डॉट ए भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बच्चों आगे चल लेते हैं। इसमें जो हमारा कौन सा पॉइंट बनेगा बच्चों, ये वाला 7वां पॉइंट बनेगा, ये वाला, है ना। दो सदिशों का अदिश गुणनफल उनके संगत एक्स वाई जेड घटकों के गुणनफल के योग के बराबर होता है। तो मान लिया आपने कि वेक्टर ए का और वेक्टर बी के दो वेक्टर हैं जिनके समकोणीय घटक आपके ये वाले निकल कर जाएंगे, ठीक है। तो आपसे इनका वैल्यू पूछी गई है। तो देखिए जब इनको निकालेंगे बच्चों कि वेक्टर ए डॉट बी निकालेंगे तो वैल्यू कैसे निकल कर आएगी। पहले आप इसका निकाल लीजिए वेक्टर ए, है ना। तो आप अगर इसको ए निकाल लेते हैं तो ए बराबर बच्चों आपका निकल के आ जाएगा, यानी कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे ओनली ए की तो वो आपका निकल कर आएगा अंडर रूट ए एक्स का स्क्वायर प्लस के ए वाई का स्क्वायर प्लस के ए जेड का स्क्वायर, ठीक है। और अगर बच्चों में बात करूं बी की तो बी निकल कर आएगा मेरा अंडर रूट बी एक्स का स्क्वायर प्लस के बी वाई का स्क्वायर प्लस के बी जेड का स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से जो ए है और बी है वो वेक्टर ए और वेक्टर बी के परिमाण हो जाएंगे, ठीक है। तो बच्चों हम क्या जानते हैं, वेक्टर ए डॉट कहीं पर अगर आपको वेक्टर ए डॉट कहीं पर अगर आपको वेक्टर बी करना पड़ जाए तो उसके लिए आपको सिंपली याद रखना है आपको कि पहला आप वेक्टर ए को लिख लीजिए, यानी कि ए एक्स आई कैप प्लस के ए वाई जे कैप प्लस के ए जेड के कैप। और जैसे डॉट लगा हुआ है तो आप यहाँ पे बच्चों डॉट को लगा दीजिए, है ना। फिर आप लिखिए बी वाले को, तो बी एक्स आई कैप प्लस के बी वाई जे कैप प्लस के बी जेड के कैप। बाकी आपको ये याद रखना है कि केवल आई की आई वाले में गुना करनी है, जे की जे वाले में करनी है, के की के वाले में करनी है। चूंकि आई डॉट आई की जब करेंगे तो वैल्यू 1 आएगी, बाकी आई डॉट किसी में भी कर ले सबकी वैल्यू 0 आ जाएगी, है ना। तो सिंपली जब इसके आप गुना करते हैं बच्चों तो आपका आएगा वेक्टर ए डॉट बी बराबर ए एक्स बी एक्स ए वाई, मतलब इसकी इसमें करेंगे, इसकी इसमें करेंगे और इसकी इसमें करेंगे प्लस के ए जेड बी जेड, ठीक है। तो हमने बताया कि उनके समकोणीय घटकों में लिखते हैं ना, तो के मान जो जिस बराबर होते हैं, यहाँ पे लिखा है ना कि दो सदिशों का गुणनफल एक्स वाई जेड के घटकों के गुणनफलों के योग के बराबर होता है, यानी कि योग हो गए ना, और गुणनफल यानी कि बीच में गुना भी होगी। तो उस तरीके से बच्चों आपकी ये वैल्यू इक्वल हो जाती है, ठीक है। बातें क्लियर हो पा रही है। अब यहां से थोड़ा सा इसको और अगर सॉल्व किया जाता है बच्चों तो देन उस केस में आपको यहां पर आप इसका एंगल निकाल सकते हैं कि एंगल की वैल्यू कितनी बनेगी, कैसे बनेगी, कैसे पता लगाएंगे। जैसे ए डॉट बी है, ठीक है। तो अब यहां से अगर इसको सॉल्व किया जाता है बच्चों, वैसे हम जानते हैं कि वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल टू आपका होता है ए बी कॉस थीटा होता है। तो यहां से अगर देखें बच्चों तो कॉस थीटा इज इक्वल टू आपके सामने क्या आएगा, वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल टू अपॉन में ए बी आ जाएगा, ठीक है। अब देखें ए डॉट बी की वैल्यू ऊपर लिखी हुई है, यानी कि ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड अपॉन में ए बी की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, देखिए ए की वैल्यू वही, यानी कि अंडर रूट ए एक्स का स्क्वायर प्लस के ए वाई का स्क्वायर प्लस के ए जेड का स्क्वायर, ठीक है। और साथ में बच्चों यहाँ पे आपको लेना होगा बी का मान, चूंकि बी क्या परिमाण है, तो बी एक्स का स्क्वायर प्लस के बी वाई का स्क्वायर प्लस के बी जेड का स्क्वायर। तो यहाँ पे बच्चों आपकी वैल्यू कॉस थीटा निकल कर आ गई। तो उस तरीके से बच्चों आप यहाँ पे वैल्यू इसकी थीटा की निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बातें समझ में आ पा रही होंगी बच्चों आपके, उम्मीद करते हैं यहाँ पे आपको ये बातें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो चलिए बच्चों आगे चल लेते हैं। अब जैसे आपके सामने मान लो कोई क्वेश्चन आ गया, ठीक है,
तो क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है आपसे कि एक पिंड जिस पर 120 न्यूटन का बल काम करता है, यानी कि आपको एफ दे दिया, 120 न्यूटन का बल काम करता है, वह बल की दिशा से कितना कोण जा रहा है, थीटा इज इक्वल टू आपको दे दिया यहाँ पे 60 डिग्री का कोण जा रहा है। विस्थापन कितना हो गया बच्चों आपका 12 मीटर हो गया। का विस्थापन होता है तो बल द्वारा कृत कार्य, है ना, कार्य यानी कि डब्ल्यू पूछ लिया, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे परिमाण दे रखा है, ठीक है, और आपका फॉर्मूला आप जानते हैं कि डब्ल्यू कार्य जो होता है आपका वेल गुना विस्थापन होता है। लेकिन जो वेक्टर फॉर्म में वैल्यू दे रखी हो तो उसको खोल सकते हैं ना, कैसे खोलेंगे इसको, एफ एस कॉस थीटा लिख लेंगे इसको। अब बताइए आपके पास एफ भी है, एस भी है, कॉस भी है, थीटा है, यानी कि थीटा की वैल्यू है। तो देन उस केस में जब वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आएगा डब्ल्यू बराबर एफ की वैल्यू 120 12 और यहाँ पे कॉस 60, ठीक है, 120 गुना 12 कॉस 60 की वैल्यू 1/2, ठीक है। तो इससे कैंसिल हो जाएगा बच्चों 6 बार, तो 12 × 72, तो कितना कार्य आ जाएगा आपका 720 जूल का कार्य आपने कर लिया इसका मतलब, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। क्लियर हो गया। चलिए अगर यहाँ पे बात क्लियर हो जाती है तो अब आगे देख लेते हैं कि ये कहता है कि इसके बीच का कोण बताना है ना। आपको अगला क्वेश्चन दे रखा है बच्चों, वेक्टर ए दे रखा है, ये वेक्टर ए हो गया और ये बच्चों वेक्टर बी हो गया। क्या बीच का कोण बताना है, कोण जैसे भी जस्ट हमने फॉर्मूला निकाला था नहीं वाला, यानी कि यहाँ पे बताया था, तो कैसे इसको किया जाएगा। तो सबसे पहले बच्चों आपको ये दे रखा है वेक्टर ए, तो आप इसको लिख लेंगे पहले 3i कैप प्लस के 4j कैप प्लस के 5k कैप, ठीक है। अब यहां से बच्चों पहले ए को निकाल लीजिए। अब ए क्या होगा आपका मोड ए, यानी कि परिमाण हो जाएगा, ठीक है। या केवल उसको ए कह सकते हैं। ये वैल्यू की निकलती है आपकी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो आपका बच्चों आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 25 9 और 16, चूंकि देखें 16 9 कितना जाएगा 25 है, 25 दिन 50 हो जाएगा, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी रूट के अंदर बच्चों 50, है ना। तो अगर इसको बाहर निकालते हैं तो वैल्यू आपकी निकल गई 5√2 निकल कर जाएगी, है ना। बातें क्लियर हो पा रही है बच्चों आपकी। अगर यहाँ पे बच्चों बात क्लियर हो पा रही है तो आगे चल लेते हैं। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब उसके बाद वेक्टर बी देख लेते हैं, आई कैप प्लस के जे कैप प्लस के कैप। यहाँ से अगर बी को निकालते हैं बच्चों तो बी वेक्टर बी का मोड हो जाएगा, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर जाएगा, और आपका आ जाएगा 1 + 1 + 1 चला जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे बच्चों वैल्यू आपकी √3 आ गई है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए अगर कोई दिक्कत यहाँ पर तक नहीं है बच्चों, तो उसके बाद में क्या काम करेंगे, फिर आप निकाल लीजिए यहाँ से a.b की वैल्यू, a.b का मान। उसके लिए पहले आपको a का मान लिखना होगा 3i कैप प्लस के 4j कैप प्लस के 5k कैप, फिर डॉट लगा के आप लिखेंगे यहाँ पे i कैप प्लस के j कैप प्लस के k कैप। एक काम कर लेते हैं इसको पूरा ही, देखिए पहले आप निकालेंगे a.b की वैल्यू। इसके लिए आप मान लिखेंगे यहाँ पे 3i कैप 4j कैप 5k कैप, ठीक है। फिर आपको मान लिखना होगा बच्चों यहाँ पे इसका i कैप प्लस के j कैप प्लस के कैप। अब i की i में, j की j में, k की k में गुना करेंगे तो आपका वैल्यू निकल जाएगी a.b की वैल्यू निकल जाएगी 3 एकम 3 प्लस 4 एकम 4 प्लस 5 एकम 5। तो कितना वैल्यू निकल कर आ गया 5 4 9 और 3 12, यानी कि इसकी वैल्यू बच्चों 12 निकल कर आ जाती है, ठीक है। अब जैसे बच्चों हम जानते हैं हमको कोण निकालना है कि a.b बराबर आपका हो जाएगा a b cos थीटा।
तो यहाँ से बच्चों cos थीटा बराबर आपका जाएगा a डॉट बी अपॉन में ए बी। ठीक है, अब यहाँ से वैल्यू अगर देख लेते हैं बच्चों, इसकी वैल्यू आपको निकाली 12, इसकी वैल्यू आपकी आएगी √50, इसकी वैल्यू आपके पास में आ गया √3, तो आपके पास बच्चों निकल के आ जाता है 12/150। अगर 144 होता बच्चों तो 12 बाहर निकल के आता है, 169 होता तो 13 बाहर निकल के आता है, तो इसीलिए 12 पॉइंट नीचे से 12.27 के अराउंड बच्चों यहाँ से वैल्यू बाहर निकल के जाएगी। अब चूंकि ऊपर 12 नीचे 12 से थोड़ा सा ज्यादा, इसलिए काटेंगे जब इसको तो वैल्यू आपकी 1 से थोड़ी सी कम आएगी। तो आपको जो भाग करके बच्चों वैल्यू निकल कर आती है यहाँ पर आपकी, वो देखिए कितनी वैल्यू निकल कर आती है आपकी वैल्यू निकल के आती है बच्चों 0.9798। और कॉस की टेबल में जो वैल्यू ये होती है वो होती है कॉस 11 पॉइंट लगभग 6 डिग्री लगभग, है ना। तो कॉस से कॉस खत्म हो जाएगा तो लगभग आपका जो एंगल निकल के आता है 11.6 डिग्री निकल के आता है। लेकिन मान लो अगर आपको एग्जाम में जाके बच्चों नहीं पता वैल्यू की कितनी निकल कर आएगी, तो आप यहां से इसको कर सकते हैं ऐसा, कैसे कि थीटा इनवर्स इज इक्वल टू आपका आ जाएगा यहाँ पे या थीटा इस बराबर आपका जाएगा कोस इनवर्स 0.9798। इस तरीके से अभी आप करके आ सकते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए अब आगे चलेते हैं। अब जैसे बच्चों आपके सामने क्वेश्चन ये वाला है, इसमें आपसे कहता है कि एक पिंड पर बल काम करता है इतना, है ना। तो वेक्टर फॉर्म में आपको एफ दे दिया, कितना काम कर रहा है 4i कैप प्लस के जे कैप प्लस के 3k कैप दे रखा है। ठीक है, और पिंड का विस्थापन यहाँ से यहाँ तो हो जाता है। तो आपको मान लेते हैं कि R1 आपको दे रखा है बच्चों 4i कैप प्लस के 3j कैप माइनस के 5k कैप। R2 आपको दे रखा है बच्चों कितना 15i कैप प्लस के 14j कैप प्लस के 10k कैप। ये वैल्यू आपको मीटर में दे रखी है, ये वैल्यू आपको मीटर में दे रखी है, आपका इसका मात्रक रहेगा बच्चों न्यूटन। ठीक है, तो यहां से बच्चों विस्थापन निकालेंगे आप, जिसको आप ऐसे दिखा रहे हैं यहाँ पे, तो आपका निकल के आ जाएगा R2 माइनस के R1 निकल के आएगा। ठीक है, अब बच्चों पहले आप R2 की वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पे, तो 15i कैप प्लस के 14j कैप प्लस के 10k कैप आपका जाएगा माइनस के ऊपर की वैल्यू 4i कैप प्लस के 3j कैप माइनस के 5k कैप जाएगा। अब अंदर का चिन्ह बदल जाएगा बच्चों, तो 15i कैप प्लस के 14j कैप प्लस के 10k कैप माइनस के 4i कैप माइनस के 3j कैप माइनस माइनस प्लस 5k कैप। ठीक है, तो 15 में से 4 के बच्चों 11i कैप बच जाएगा, 14 में से 3 के बच्चों प्लस के 11j कैप बच जाएगा, 10 में और 10 और 5 15 हो जाएगा, 15k कैप। ये आपका विस्थापन आ गया बच्चों। ठीक है, अब विस्थापन आ गया ना, तो अब आपको कार्य निकालने में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि अगर आपको कार्य निकालना है तो कार्य बराबर आ जाएगा बल गुना विस्थापन आ जाएगा। तो पहला ऊपर से लिख लेंगे मान 4i कैप प्लस के जे कैप प्लस के 3k कैप। ठीक है, फिर आप यहाँ पर डॉट लगा देंगे, डॉट लगा के आप विस्थापन निकाल लेंगे। यहाँ पे आपका 11i कैप प्लस के 11j कैप प्लस के 15k कैप। ठीक है, आई की आई में करनी, जे की जे में करनी, के की के में करनी है। तो 4 11 44 प्लस यहाँ पे केवल जे कैप है तो यहाँ पे 1 हो गया और प्लस 11, तो यहाँ पे आपका केवल बच्चों आपका आ जाएगा 11, है ना, प्लस 15 दिया 45। तो देखिए बच्चों कितना गया यहाँ से आपका 11 और 44 55 हो गया, 55 और 45 यानी कि 100 जूल निकल कर आपका इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि बच्चों आपको इतना कार्य करना पड़ेगा। क्लियर हो गया, अब आगे चलेते हैं। जैसे क्वेश्चन में कह रहा है कि एक एक इस मान के लिए वेक्टर आपको दे रखा है, दोनों परस्पर लंबवत होंगे, है ना। तो अब आपको यहाँ पे करना कि आपको वेक्टर ही तो दे ही रखा है,
और ये बच्चा आपका वेक्टर भी दे रखा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि लंबवत है ना, कि किस मान के लंबवत होगा, तो उसको जब बच्चों सॉल्व करेंगे तो मान के चल लेंगे कि अगर ये लंबवत है, यदि वेक्टर ए बी लंब है, तब आपका इसका मतलब हो जाएगा कि वेक्टर ए डॉट बी का मान क्या होगा बच्चों, 0 होगा। अभी हम सिद्ध कर चुके हैं यदि दो वेक्टर एक दूसरे के लंबवत होते हैं देन उस केस में अदिश गुणनफल बच्चों क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो हम ए डॉट बी बराबर 0 लगा के चल लेंगे यहाँ से। ठीक है, अब देखिए बच्चों पहले ए का मान लिखेंगे, यानी कि 2i कैप प्लस के ए जे कैप प्लस के कैप आ जाएगा, और यहाँ पे बच्चों डॉट लगा लेंगे। फिर यहाँ पे 4i कैप माइनस के 2j कैप माइनस के 2k कैप इजिकल टू 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे जब देखेंगे बच्चों तो i की i में j की j में करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो 4 दूनी 8 आ जाएगा, इसकी इसमें करेंगे तो माइनस के 2a आ जाएगा, इसकी इसमें करेंगे तो माइनस के 2 आ जाएगा, बराबर आपका 0 आ जाएगा, है ना। चूंकि प्लस माइनस माइनस था ना, तो देखिए यहाँ पे माइनस के 2a प्लस के 6 बचेंगे बराबर 0, माइनस के 2a इजिकल टू माइनस के 6 हो जाएंगे, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा 6/2, तो काटेंगे तो 3 आ जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी आ जाती है बच्चों, 3 आ जाती है, यानी कि a का मान अगर आप 3 रखते हैं तो देन उस केस में a डॉट b की वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए बच्चों, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। हैप्पी लर्निंग, धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में।